अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ, डूअर ऑफ द एक्शन। सही है। अब डूअर ऑफ द एक्शन मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब एक दो एग्जांपल्स लिखती हूँ, तो फिर आप मुझे बताओ कि उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है। सारा, या सारा वर्क्स हार्ड। बताएं, आवाज नहीं आ रही है। जी, जी क्या पूछ रही हो? मैंने पूछ लिया है कि ये दो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इनमें से मुझे बता दें कि सब्जेक्ट दोनों में यह है या एक में है। दोनों में, क्योंकि सारा सब्जेक्ट है ना। अच्छा, मैंने ऊपर डेफिनेशन में ये लिखा है कि डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सारा तो कुछ भी नहीं कर रही, सारा इज जस्ट अ नाउन। तो वो यहाँ पर एज सब्जेक्ट नहीं परफॉर्म, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करी, तो यहाँ पर सारा एज सब्जेक्ट नहीं यूज हो रही। 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ये गलती करते हैं कि वो सारा को ना सब्जेक्ट समझ जाते हैं कि कोई भी नाम होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई नाम और वो नाम कोई काम परफॉर्म कर रहा हो तब ही वो सब्जेक्ट कहलाता है। 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना ये गलती करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट को अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं सब्जेक्ट की। एक होती है हमारी डमी सब्जेक्ट होता है, एक होता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और एक जो होता है मेन सब्जेक्ट होता है। और कंप्लीट सब्जेक्ट मतलब चार सब्जेक्ट्स होते हैं। हम मेन सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट को ना साथ डिस्कस करते हैं, सही है। तो अब हम लोग पहले डमी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। डमी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना एक्चुअली कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में जरूरी होते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इनकी कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होती। मैं इसको ना उर्दू में पहले एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसकी ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। acts as a subject in the जी, sentence but does not perform any action. Acts as the subject in the sentence but does not perform any action। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इस पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि बारिश हो रही है। इस एग्जांपल से हम लोग क्रमिक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इट इज रेनिंग। सही है। अब इट जो है यहाँ पर दो एज हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये इसकी ना तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन है कि ये बारिश हो रही है, तब होता इट इज रेनिंग, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ना इसका कोई मीनिंग है यहाँ पर, ना ये कोई सब्जेक्ट वो ना कोई ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा डमी सब्जेक्ट है। Though it doesn't perform any action in the sentence, but still it is known as the subject, specifically known as the dummy subject। डमी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपना अ, कौन सा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में ये होता है कि जब मोर देन वन सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आते हैं उनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। मोर देन वन subject that exist in a sentence are known
as oh, compound subjects. नंबर 1 है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। नंबर 1 होता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, असलम एंड अकरम प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट इसके अंदर अंडरलाइंड है। ये अंडरलाइन पार्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 दैट इज असलम, सब्जेक्ट नंबर 2 दैट इज अकरम। तो ये दोनों ज्वाइंट है हमारे फैन बॉयज से, जो कि है हमारी सब सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम एक जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो ना एग्जिस्ट की थोड़ी सी स्पेलिंग में वो आपने हद से एक एक्स्ट्रा लगा दिया। हाँ हाँ, यार मैं फिर इसको गलत लिख रही हूँ, SD। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और ये जो जिस सेंटेंस में यूज होते हैं ना उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की यहाँ पर थोड़ी सी मैं और बात कर लेती हूँ। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ना वो स्टार्ट भी एक क्लॉज से होता है, बीच में ये वाले कंजंक्शंस आते हैं, कंजंक्शन को मैं सी से लिखती हूँ, और एंड भी एक क्लॉज पे होता है। ठीक है, तो हम इसको ना कंपाउंड सेंटेंस इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ना शुरू में कोई क्लॉज है ना बाद में एक क्लॉज है। सिर्फ ये फैन बॉय से जुड़ा होने की बेसिस पर ना हम लोग इसको कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। इसको हम लोग सेंटेंस की टाइप कैटेगरी में ना हम इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है। ठीक है, सेंटेंस। अब नेक्स्ट हम अपनी सब्जेक्ट की टाइप कर लेते हैं। हमारा आ जाता है मेन सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। तो इस पर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ, या साथ इसकी एक हिंट्स भी लिख लेते हैं। मेन सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और ऑफ द एक्शन, और उसका जो कंप्लीट वाला पार्ट। फिर हम लोग मेन सब्जेक्ट, हमने डूअर ऑफ द एक्शन देख लिया, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट को हम किस तरह जज करेंगे कि मेन सब्जेक्ट जब होगा ना उसके साथ एट्रीब्यूट होगा, उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेनिंग वर्ड्स होंगे, वो हमारा फिर सब्जेक्ट इन दोनों को मिला के जब हम बोलेंगे तो वो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल कर देती हूँ। दी ग्रेट मोहम्मद अली visited पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम अपना मोहम्मद अली डूअर ऑफ द एक्शन है, ये मेन सब्जेक्ट आ गया हमारा। यहाँ पर ये ग्रेट है, दी ग्रेट जो वर्ड्स हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए, और इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके जब हम बोलेंगे तो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपनी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा वो वर्ड होता है सेंटेंस का जिस पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम इस तरह कहते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इससे हमने एक सेकेंड ऊपर सब्जेक्ट में ना एक छोटी सी बात लिखनी थी। इसके अंदर सब्जेक्ट को ना सेंटेंस में हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एक नोट लिख लेते हैं। नोट वो ये है कि अगर सब्जेक्ट के लिए हम लोग व्हाट का क्वेश्चन हमें वो बता दे, व्हाट का नहीं सॉरी हु का क्वेश्चन वो वर्ड ले ले, तो वो सब्जेक्ट होता है। अब इधर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को ये हु के साथ किस तरह एसोसिएट करना है और ये किस तरह लगाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असलम एंड अकरम प्ले क्रिकेट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओफो, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट, अगर हमें कोई सब्जेक्ट लग रहा है ना डूअर ऑफ द एक्शन सेंटेंस में, तो हम उसको हु से रिप्लेस करते हैं, हु प्ले क्रिकेट। अगर वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो मतलब ये है कि वो हमारा सब्जेक्ट है। अब वो फिर आप डिफरेंट कैटेगरीज आपको पता है कि वो कंपाउंड भी है, मेन भी है, या फिर वो कंप्लीट सब्जेक्ट है या क्या है। यहाँ पर अब हम लोग ऑब्जेक्ट की नोट डालते हैं। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नोट ये है कि वो हुम को, टू हुम को आंसर करता है या फिर व्हाट को आंसर करता है। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इसकी। हम इसको अब इंग्लिश के पेपर में ना हमारे तो एमसीक्यूज ग्रामर बेस्ड ही हो गए हैं सारे। 20 के 20 एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ ग्रामर बेस्ड है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे अब आपके बोर्ड का आइडिया नहीं है, फेडरल बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली ना सारे ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज हो गए। तो उसमें ये आ सकता है कि अब आपके पास सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट का उन्होंने बताया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपने बताना है कि वेदर इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ना हम लोगों ने जो नोट लिखा था व्हाट और टू whom, इनमें से एक जो है वो हमारा डायरेक्ट है और दूसरा जो क्वेश्चन को आंसर करेगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट का जो आंसर करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, टू whom का आंसर जो करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब एक सेंटेंस लिख लेते हैं, लिखते हैं यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं इन दोनों को। अब ऑब्जेक्ट हमें बता दिया उन्होंने ये, अब उसने बताना, हमें बताना होगा या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। किस तरह चेक करेंगे, यू प्ले टू हुम तो नहीं हो सकता, लेकिन यू प्ले व्हाट तो हो सकता है। यू प्ले व्हाट, तो इसका आंसर क्रिकेट, कंप्लीट सेंस बना रहा है, सो इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। अब हम इसकी इनडायरेक्ट के साथ भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, शी gave me a pen। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने वो ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। अब हम लोग चेक करते हैं कि वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले हम लोग व्हाट वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं, शी गेव शी गेव व्हाट। मी को तो आंसर नहीं कर रहा वो, मतलब व्हाट का आंसर तो पेन कर रहा है। शी गेव मी व्हाट, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं टू whom शी गेव अ पेन। टू whom को कौन सा वर्ड आंसर कर रहा है, मी आंसर कर रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चेक। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लो।
एक सेकेंड, बना लिया। हमारा ये हो गया है। तो अब हम लोग पता है क्या करेंगे, अब हम लोग अपने फ्रेजेस की तरफ चले जाते हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कलर यूज करते हैं। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस में पहले डिफरेंस कर लेते हैं, फिर फ्रेजेस और क्लॉजेस का डिफरेंट टाइप्स कर लेंगे। क्लॉज, हमारा फ्रेज जो होता है, दोनों इनके अंदर एक सिमिलैरिटी ये होती है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज और अ सेंटेंस? तो हम लोग इसको ऐसे पता चलाएंगे कि फ्रेज जो है उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। और जो हमारा क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है। अब हम लोगों को ये इसके एक मेजर डिफरेंस पता चल गया है। एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। क्लॉज जो होता है ना, हम इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। ये अलोन स्टैंड कर सकता है, फ्रेज को ना ये अलोन स्टैंड नहीं कर सकता, ऑन इट्स ओन स्टैंड नहीं कर सकता। इसकी से मैं एग्जांपल मैं देती हूँ, ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा फ्रेज है। ठीक है। और क्लॉज की एक ये निशानी होती है कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और साथ हमारा इसका प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट में हमारा बाकी, आपको प्रेडिकेट का पता है जी पता है। क्या होता है प्रेडिकेट? नहीं पता तो कोई इशू नहीं, मैं बता देती हूँ। अभी शायद जहन में नहीं आ रहा, मैं बता देती हूँ। हमारे सेंटेंस में ना, जैसे कि सारा प्लेज टेनिस, हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट को अलग कर देना है। हमारा हु प्ले टेनिस, सारा प्ले टेनिस, ये हमें पता चल गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है ना, हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। ये प्रेडिकेट। ठीक। जी। सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हम लोग जैसे सब्जेक्ट होता है, सही सब्जेक्ट तो हमारे पास वो हो गया जो मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ना, हाँ जी, सब्जेक्ट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हमारे पास ना कोई सब्जेक्ट होता है, नो सब्जेक्ट। फिर अगर सब्जेक्ट भी नहीं होता तो साथ हमारा प्रेडिकेट भी नहीं होता, नो प्रेडिकेट। ये ठीक कि है। तो वो उसको हटा के जो बाकी का सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होता है वो। अच्छा चलो, अब आगे बात कर लेते हैं हम। अ, सबसे पहले नाउन फ्रेज की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब बहुत सबसे ज्यादा मुश्किल ना लड़कियों को यही लगता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नाउन फ्रेज सबसे ज्यादा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि बाकी फिर भी आइडेंटिफाई हो जाता है, नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई नहीं होता। अब हम लोगों ने बात की है कि हमारा फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। और अब हमें पता चलाना है कि नाउन फ्रेज तो है, फ्रेज से पता चल गया ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर ऐसी क्या बात है कि ये नाउन फ्रेज है और कभी ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो हम उसके आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स जो है ना, तीन चार आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो अगर आप एक एक आध भी कोई पॉसिबिलिटी लगा लो ना, तो और उससे वो चेक हो जाए तो आप कहते हो कि ये हाँ दिस इज अ नाउन फ्रेज। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि नाउन फ्रेज ऑलवेज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट पहले बात कर लेते हैं, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट।
in place of an object। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सब्जेक्ट जो है, नाउन फ्रेज की एक एग्जांपल लिखते हैं, अ रोलिंग स्टोन gathers no moss। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपना हमें उन्होंने बता दिया कि ये वाला पार्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपने बताना है whether it's a noun phrase, adjective phrase, adverb phrase और any other phrase। तो हम लोगों ने ये करना है कि हम लोग चेक करते हैं कि ये नाउन फ्रेज है या नहीं। हम लोगों को सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, हु। हु का क्वेश्चन को आंसर करेगा तो वो सब्जेक्ट होगा। तो अब चेक करते हैं कि ये हु को आंसर कर रहा है। हु गैदर्स नो मॉस, एब्सोल्युटली इट्स आंसरिंग हु, तो ये एज सब्जेक्ट आ गया। तो हमारा तो ये फिर ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, एक हमारी आइडेंटिफाइंग फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस है ना, ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये वाला पार्ट भी ना इसका नाउन फ्रेज होता है। अब इसको किस तरह चेक करते हैं, हमने बात की कि इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट की हमने क्या बताया कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, टू हुम होता है एक, और हमारा होता है व्हाट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि रोलिंग स्टोन गैदर्स व्हाट, ये व्हाट को आंसर कर रहा है, it's absolutely an object। तो जो group of words that act as an object in that come in place of an object are known as noun phrase। अंदर दो पॉसिबिलिटीज, एक सब्जेक्ट की है और एक उसकी ऑब्जेक्ट की भी हाँ, पॉसिबिलिटी है। मतलब आप हर सेंटेंस पे ना आप इनमें से दोनों लगाओ, एक लगाओ, फिर अगर आपको आंसर मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, इसकी दो और हैं कि दो एज सब्जेक्ट तो आएगा। ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि पता चल जाए आपको। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसकी इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट की ना एक और एग्जांपल लिखते हैं कि चलो एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, शी किक्ड द बॉल। शी किक्ड द बॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बॉल क्या है, बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट को ना ग्रुप ऑफ वर्ड से प्लेस करते हैं, शी किक्ड ठीक है, द रेड बॉल। ठीक है, अब हम इसको ना हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड से रिप्लेस कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट तो था शी किक्ड व्हाट, बॉल। तो हाँ यहाँ पे जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा एज नाउन फ्रेज एक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा नाउन फ्रेज जो होता है वो एज सब्जेक्ट तो आ सकता है, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, बट एक्ट एज एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अभी पूरी इसकी डिटेल नहीं बता सकती, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो बाद में मैंने वैसे भी बताना है शाम वाले लेक्चर में। इन्फिनेटिव ये होता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो वो इन्फिनेटिव होता है। सही है, अब हम इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक टू है। एयर इज ह्यूमन। अब यहाँ पर ये टू एयर जो है ये बता रहा है कि इंसान जो होता है खताओं का पुतला होता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। सही है, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, तो हम इसको फिर कहते हैं कि हमारा नाउन फ्रेज है। लेकिन इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इस वाले से, क्योंकि ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम इन्फिनेटिव फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को अगर ऑप्शन आ जाए इसके लिए कि ए नाउन फ्रेज
B infinitive phrase, फिर C हमारा adjective, phrase, या D none of these। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को दो है, अब हमें पता है कि ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है और ये एज सब्जेक्ट आ रहा है तो ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फिर हम इसमें फंस जाएंगे कि हम लोगों को कौन सा आंसर करना है। तो हमारा इसमें ना दो टाइप्स होती हैं, ये जो है इन्फिनेटिव ये एज स्ट्रक्चर की वजह से इन्फिनेटिव है, और ये नाउन जो है ये एज फंक्शन की वजह से इन्फिनेटिव है। ठीक है, नाउन फ्रेज। ठीक है। पूरा। अब या तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा आंसर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दिस फ्रेज, तो फंक्शन ऑफ दिस फ्रेज करेंगे तो हम लोग नाउन फ्रेज को टिक करेंगे। अगर वो कहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेज आंसर दिस एमसीक्यू, तो फिर हम ये टिक करेंगे। और अगर उसने ये स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली बात नहीं लिखी होगी ना, तो फिर हम इन्फिनेटिव को करेंगे, क्योंकि हमारा नाउन फ्रेज जो है वो पेरेंट है और इन्फिनेटिव जो है ना वो उसका सब ऑर्डिनेट है, इन्फिनेटिव। ठीक है, हमारा जेरेंट जो होता है वो भी उसका सब ऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग जब ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और वो बताते नहीं है एज फंक्शन या एज स्ट्रक्चर आंसर करना है, तो हम स्ट्रक्चर वाले को प्रेफरेंस देते हैं। सही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बट act as an infinitive। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये आ गया है। अब हम प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं कि I want to go। यहाँ पर ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। अब ये टू गो जो है हमें पता चल गया, इसको देखने के साथ पता चल गया स्ट्रक्चर वाइज तो ये इन्फिनेटिव है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि वेदर इट्स एक्टिंग एज अ नाउन फ्रेज और नॉट। हम चेक करते हैं कि आई वांट टू डू व्हाट को आंसर कर रहा है, तो व्हाट को आंसर करने वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। ठीक है, नाउन फ्रेज भी है और ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी है। अब हम लोगों ने इसको इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जज करना है कि whether the examiner is asking us about the noun phrase or the infinitive phrase according to the structure or the function। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्लास पॉसिबिलिटी है नाउन फ्रेज को चेक करने की, वो ये है कि एक सेकेंड, वो है थ्रू हेड वर्ड। हेड वर्ड। ठीक है, अब हेड वर्ड क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेड वर्ड, हेडवर्ड हमारा वो वर्ड होता है सेंटेंस में जो अब जिसके बगैर हमारा फ्रेज जो है ना वो स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखती हूँ कि विदाउट दिस वर्ड a phrase cannot stand। अब यहाँ पर ये हमने लिख लिया हेडवर्ड की डेफिनेशन। ठीक है, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है और बहुत मोस्टली लड़कियों के जहन में आता है कि हेडवर्ड हमारा फ्रेज जो होता है वो वैसे ही इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होता है, तो हेडवर्ड रखो ना रखो उसका इनकम्प्लीट मीनिंग ही होता है, तो उससे हम लोगों का क्या ताल्लुक है कि अगर हम एक वर्ड भी फ्रेज से निकाल देंगे तो क्या होगा। तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि हमारा फ्रेज होता है ऑन द टेबल। मैंने फ्रेज की डेफिनेशन में लिखा था कि ये हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। बिल्कुल यही है। और हमारा फ्रेज, अब मैंने यहाँ पे एक और बात कर दी कि एक वर्ड निकाल देंगे तो फ्रेज स्टैंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये वर्ड टेबल निकालते हैं तो ऑन द
तो कोई सेंस नहीं बन रहा मतलब। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। हमारा जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग तो देता है लेकिन उसके अंदर सेंस होती है, ठीक है। अगर हम हेडवर्ड निकाल देंगे ना उसकी सेंस खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको इस बात की समझ आई? हाँ हाँ। देखो सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेंस और इनकम्प्लीट मीनिंग में बहुत फर्क है। अब यहाँ पर द ऑन टेबल भी हो सकता है लेकिन इसमें ना सेंस है ना इसका कोई मीनिंग है, तो ये ना फ्रेज है ना इसकी कोई सेंस है, ठीक है। ये फिर हमारा हेडवर्ड है, ठीक है। ठीक है। अब हम पर हेडवर्ड के थ्रू भी ना अपना सेंटेंस पहचान सकते हैं कि वो फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है, वो एडवर्ब फ्रेज है, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह। माय फादर केम हियर, ठीक है। अब ये अंडरलाइन पार्ट ये है, इसका हेडवर्ड देखते हैं। हमारा हेडवर्ड हमारा फादर है। सर फादर जो है वो नाउन है। जो नाउन आपका हेडवर्ड हो गया ना, तो वो हमारा हमें नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। लेकिन आप इस पॉसिबिलिटी को सबसे पहले नहीं लगाओगे। ये जो है ना 99%, 90% टाइम्स ये ठीक होती है, लेकिन 10% इसमें फिर भी मार्जिन होता है कि बंदे की गलती हो जाए। आप पहले अपनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट की वाली सारी पॉसिबिलिटीज लगा लो। एंड में आपको एक क्रॉस चेक करना हो तो आप ये पॉसिबिलिटी लगाओ। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कभी भी नहीं होनी चाहिए, सही है। सर। अह, ये ले, इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब हम लोग अपना साथ एडवर्ब फ्रेज कर लेते हैं। एडवर्ब फ्रेज को भी तीन चार रिकग्निशन पॉसिबिलिटीज हैं, उनको पर हम बात करते हैं। पहले एडवर्ब की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब जो होता है हमारा, क्या होता है कि अ वर्ड, बहुत लाइट हो गया है ये, a word that describes an adjective, an other adverb, or a verb, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहली पॉसिबिलिटी आ जाती है, इसके अंदर एक नोट लिख लेते हैं। नोट हमारा यहाँ पर है। नोट ये है कि इट ऑलवेज आंसर्स टू वेयर, व्हेन या हाउ, इन तीनों में से ये आंसर कर देता है। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन थ्रू हेडवर्ड की बात कर लेते हैं। अभी हमने नाउन की भी बात की है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है हमें, एक ये 90% ठीक होता है लेकिन 10% इसमें मार्जिन होता है, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन थ्रू हेडवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारी आइडेंटिफिकेशन थ्रू हेडवर्ड आ जाता है। तो कलर लाइट तो नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ। शी स्पीक्स वेरी लाउडली। यहाँ पे ये अंडरलाइन पार्ट जो है वेरी लाउडली, इसके अंदर हमारा हेडवर्ड क्या है? लाउडली। लाउडली इन ओरिजिनल इन एक्चुअली क्या है? लाउडली एक्चुअली में एक एडवर्ब है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर स्पेसिफिकली। वर्ब है वैसे। तो ये इसीलिए इसीलिए ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ये एक
पॉसिबिलिटी से हमने चेक कर लिया, लेकिन ये 99% करेक्ट होता है, इसमें 10% मार्जिन होता है कि गलती हो जाए। नेक्स्ट हमारा जी अलीजा, गलती किस चीज में होती है? क्या मतलब गलती ये होती है कि कभी कभार ना वो एग्जामिनर इतनी ट्रिकी क्वेश्चंस दे देता है ना कि उस पर हेडवर्ड वाला ना पॉसिबिलिटी गलत भी हो सकती है, क्योंकि हेडवर्ड तो हमारा वो वर्ड है जिसके बगैर सेंटेंस अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभार वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देता है और उसमें हेडवर्ड जो होता है वो हमारा उस फ्रेज को आइडेंटिफाई करने में रह जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने सबसे पहले नहीं लगानी है। सबसे पहले हम बाकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, फिर हम लोग आगे ठीक जाएंगे। है और जी ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थ्रू आपको कंपाउंड। आवाज कट रही है आपकी। एडवर्ब अच्छा, मैं मुझे आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब आ रही है। सॉरी। हमारा यहाँ पर सबसे पहले थ्रू कंपाउंड एडवर्ब आ जाता है, और इसके अंदर ये होता है कि कंपाउंड एडवर्ब इज कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अगर हम इस चीज को ट्रेस करेंगे सेंटेंस में तो हमें अपना एडवर्ब फ्रेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में ना लड़कियों को काफी मसला आता है, तो वो मैं बता देती हूँ पहले। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो होता है ये हाउ मच को आंसर करता है, और ये हाउ ऑफन को आंसर करता है। तो अगर कभी इसमें गलती बंदा डबल माइंडेड हो जाता है ना, तो आप ये दो क्वेश्चंस लगा के, क्वेश्चन वर्ड्स लगा के आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं। शी स्पीक्स वेरी ब्यूटिफुली। अब वेरी ब्यूटीफुली जो है उसको हम लोग ट्रेस करते हैं, ये हाउ मच का, शी स्पीक्स हाउ मच वेरी ब्यूटीफुली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। प्लस ठीक है। हाउ को आंसर करने वाला जो है वो मैनर आ गया। मैनर को आइडेंटिफाई करने के लिए ना मोस्टली मैनर के एंड में एल वाई आता है, इसलिए हम लोग मैनर को ना एल वाई से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यह मच को तो मैं जी यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ जाती है हमारी कि हम सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, जब हम लोगों ने बहुत सारे एडवर्ब एक साथ यूज करने हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? एम पी टी, मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस में लिखते हुए आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना होता है जब आप बहुत सारे एडवर्ब्स को ना एक साथ यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको अपना एडवर्ब फ्रेज मिल जाएगा आराम से सेंटेंस में। अब हमारा क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि एक हमें पैराग्राफ गिवन होता है और उसमें से ना हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी होती हैं। तो उसमें एक गलती ये भी हो सकती है कि वो ना एडवर्ब के सीक्वेंस को गलत कर दे, कि पहले प्लेस लगा दे, पहले टाइम लगा दे, फिर एंड में मैनर लगा दे। तो ये एक गलती होती है उसमें। आई डोंट नो आप लोगों के पैटर्न में होता है या नहीं, लेकिन सॉरी, लेकिन हमारे अंदर ये है, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। आई वॉज welcomed warmly at the airport। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है हमारा एट द एयरपोर्ट, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है।
ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि एडवर्ब फ्रेज है हमारा। अब यहाँ पर ये, इसकी वर्मली की जगह भी कुछ और आ सकता था, मतलब वर्मी वर्मली की जगह ना आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दोगे, तो वो भी हमारा एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। मैं एग्जांपल लगाती हूँ यहाँ पे, आई वाज वेलकम्ड वार्मली एंड एक्साइटेडली। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस बन गया सही, इसके अंदर वो वर्ड होगा, तो ये फिर हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। फ्रेज बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी होती है थ्रू preposition। अब यहाँ पे एक छोटी सी फिर एक बात करते हैं, prepositional फ्रेज जो होता है वो हमारा ऐसा फ्रेज होता है, prepositional फ्रेज हमेशा preposition से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम इसकी सब टाइप्स होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। हम लोगों को लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि हमारा एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज preposition से ही स्टार्ट हो, लेकिन preposition जब ये एज preposition काम कर रहे होते हैं, prepositional काम ओरिजिनली काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये preposition से स्टार्ट होते हैं। तो अब कोई सेंटेंस अगर preposition से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो हम लोग ना फिर उसके ऊपर चेक करेंगे वो या वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या एडवर्ब का, तो हम उसको चेक करके ना उसका आंसर निकाल देंगे थ्रू preposition। अब यहाँ पर आई हैव अ कप फुल ऑफ टी, तो यहाँ पर ऑफ टी अंडरलाइंड है। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि पता करना है कि वेदर इट्स एन एडवर्ब फ्रेज और एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्या करेंगे, हम इसके पीछे जाएंगे, पीछे देखेंगे कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, किसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये फुल जो है ओरिजिनली एक एडवर्ब है। जब एडवर्ब को सिर्फ एडवर्ब ही एक्सप्लेन कर सकता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह जो एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं ऑफ टी, वो फुल को कर रहे हैं और वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को हमेशा एडवर्ब ही एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था यहाँ पर कि a group a word that describes an adjective and other adverb। ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नाउन होता ना तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता। मैं एग्जांपल एडजेक्टिव फ्रेज की भी यहाँ पे दे देती हूँ। आई हैव अ कप ऑफ टी। अब ये जो है ना, इसके पीछे नाउन आ गया, ये एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर ये नाउन को एक्सप्लेन करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। ठीक है। अब हम अपना एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं। चलो जगह है भी इसमें। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव को पहले डिफाइन कर देते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स a noun is known as an adjective, a word that describes a noun। यहाँ पर वो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी पहले यही है कि थ्रू preposition हम इसको थ्रू preposition हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको। preposition से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि स्टार्टिंग में वो preposition आ गया तो वो prepositional phrase हो जाएगा, और फिर हम उसको पीछे वाला वर्ड देखेंगे कि उस वो नाउन है या वो पीछे वाला एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आई हैव अ क्रीम ऑफ इंडियन कंपनी। यहाँ पर ये ऑफ इंडियन कंपनी एक prepositional फ्रेज है जो अपने पीछे आने वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज।
इसको ना सेंटेंस शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। एक सेकेंड, ये नीचे कर देती हूँ। हाँ, नजर आ रहा है। हाँ आप सही है। आई हैव अ क्रीम ऑफ इंडियन कंपनी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये प्रपोजिशन फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे पीछे वाला वर्ड जो है वो क्या है। पीछे वाला वर्ड नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट आ गया हमारा हमारा थ्रू कंपाउंड। हमारा ये कंपाउंड नहीं होता, सॉरी, थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं शी इज वेरी स्मार्ट। अब ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। अब देखो यहाँ पे ये दो प्रपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज है, सही है। हर एडजेक्टिव फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं होता है, लेकिन हर प्रपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है। इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अब यहाँ पर सबसे पहले वेरी क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ मच को ऑफर कर रहा है कि वेरी, हाउ मच, वेरी। तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये हमारा, डिग्री। और स्मार्ट क्या है, स्मार्ट जो हमारा नाउन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर नाउन, नाउन को डिफाइन करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो ये ऊपर वाला काम हो गया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रू हेडवर्ड। थ्रू, ओहो, स्क्रीन क्यों इस एक सेकंड में, पता नहीं स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं आ रही है, पता नहीं स्क्रीन मेरा शायद ट्रैक पैड पे हाथ लग गया है, तो उसकी वजह से स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। तो नीचे करूँ, ये आ गया। तो आपको ये समझ आ गई ये वाला, ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। शी इज वेरी स्मार्ट। हम लोगों ने वेरी की पहले भी बात की है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी इज हाउ मच वेरी स्मार्ट, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया, और स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारे पास। ठीक है। ये तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब को एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा एडवर्ब फ्रेज बनाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है थ्रू हेडवर्ड। अगर हमारा हेडवर्ड एडजेक्टिव होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आई एम सो क्यूट। ये पार्ट अंडरलाइंड है। अब हम लोगों ने यहाँ पे हेडवर्ड फाइंड करना है। क्यूट हेडवर्ड है, क्यूट, हमें क्यूट हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इस पर ऊपर वाली पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया प्लस एडजेक्टिव आ गया, तो उससे भी ये एडवर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, थ्रू prepositional फ्रेज। ये भी हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब में। थ्रू prepositional फ्रेज, preposition। अब यहाँ पर है, मेरे ख्याल से हमने पिछले वाली पेज पर preposition वाली पॉसिबिलिटी पढ़ी है ना इसकी। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा है। हाँ, ये preposition वाला हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, सही है। इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। अब सिर्फ हमारा आखिरी फ्रेज रह गया जो कि मैंने डिस्कस किया था, फिर बाकी ना आज शाम इंशाल्लाह होगा। थ्रू हमारा ये आखिरी फ्रेज है पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव, इसकी इतना मशहूर जमाना नहीं है और इसका लोगों को इतना पता भी नहीं होता। अब पॉजिटिव फ्रेज होता है कि वो पोजिशन
ये एपोजिशन का वर्ड जो होता है इंग्लिश में रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही। अच्छा फिर से मैं बता देती हूँ। अब पॉजिटिव फ्रेज जो होता है वो हमारा इतना मशहूर नहीं होता, ठीक है। इसको अब अपोजिटिव फ्रेज जो है वो वर्ड अपोजिशन से निकला है। अपोजिशन, अपोजिशन जो होता है वो वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक नाउन की रिप्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, तो वो अपोजिटिव फ्रेज काम करते हैं ना। अब यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको समझ आता है। अलीजा a great teacher is teaching me। यहाँ पर अ ग्रेट टीचर जो है, अब आप कुछ लोगों को ये मसला होता है कि वो ना इसको कहते हैं कि ये अलीजा को डिफाइन कर रहा है। ओहो, ये अलीजा को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारे हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा क्योंकि अलीजा नाउन है हमारी। लेकिन ये हमारा अलीजा को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये अलीजा की रिप्लेसमेंट है। अगर हम अलीजा को सेंटेंस में से निकालें, दिस सेंटेंस डज नॉट चेंज इट्स मीनिंग। अ ग्रेट टीचर इज टीचिंग मी, या इस फ्रेज को यहाँ से निकालें तब भी सेंटेंस का मीनिंग पर कोई फर्क नहीं आएगा। अ ग्रेट अलीजा इज टीचिंग मी, तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रेज जो होता है वो उर्दू में हम लोग कहते हैं इनको जुमलाए बेटा मोतरद। ये तो हम अगले टीचर लिख सकते हैं, मीनिंग नहीं चेंज होगा। आपने कुछ बोला, आवाज कट गई थी। मैं कह रही हूँ यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं, अलीजा इज टीचिंग में भी लिख सकते हैं, या तो फिर अ ग्रेट टीचर इज टीचिंग में। इन तो वो दोनों तो को मैं मीनिंग नहीं चेंज हो रहा ना हमारा। अगर एडजेक्टिव फ्रेज को हम सेंटेंस से निकालते हैं ना, तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पॉजिटिव फ्रेज को सेंटेंस से निकालते हैं तब भी सेंटेंस का मीनिंग जो है ना चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, शफकत महमूद, ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स इज कंफर्म जन्नती, या क्या। अच्छा, तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो किसकी रिप्लेसमेंट है, शफकत महमूद की। तो शफकत महमूद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स इज कंफर्म जन्नती। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टूडेंट इज कंफर्म जन्नती भी हो सकता है और शफकत महमूद इज कंफर्म जन्नती भी हो सकता है, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम एक और आइडेंटिफिकेशन टिप ये होती है कि हमारा पॉजिटिव फ्रेज जो होता है उसके स्टार्ट में भी कॉमा आता है और उसके एंड में भी कॉमा आता है, ठीक है। एनीवे सेंटर में मतलब जहां पर पॉजिटिव फ्रेज खत्म होता है वहां पर भी आता है एक कॉमा, और जहां पर स्टार्ट होता ठीक है है, वहां, और स्टार्ट वहां पर भी कॉमा आएगा। ठीक है। ये था हमने जितना पढ़ा था पिछले 2 दिनों में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने कुछ पूछना है, ओ